आहिस्ता से रूम लॉक करके उससे कदम उसकी तरफ उठाए और बेड पर एक पाँव टिकाए उससे देखने लगी। सो गया था या सोने की एक्टिंग कर रहा था, मालूम करना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। उससे हाथ बढ़ाकर उसकी नाक बंद कर ली, बिल्कुल सांस लेने से रोक दिया उसे। इस कदर बेरहमी सफाकियत सोए हुए बुरहान की 14 तबक रोशन हो गए। दूसरे सेकंड उससे आंखें खोली और सामने ही उस दुश्मन को पाया, दिल आवेजी से मुस्कुराते हुए। स्याह रोशन बड़ी आंखों में कच्ची नींद के लाल डोरे उसके हुस्न वजाहत में आतिश बरपा कर गए। मुस्कान की मुस्कुराती सुनहरी आंखें उसकी आंखों पर टिकी थीं और मरहूती उंगलियां उसकी नाक पर। बुरहान बिल्कुल सांस बंद होने पर फड़फड़ाया और वो महबूब से उसे देख रही थी। बेवकूफ जाहिल औरत। वो दांत कचकचाकर उसे गुस्से से घूरने लगा। तब वो हंस पड़ी और एहसान करने वाले अंदाज में हाथ उठाया कि बुरहान ने कब का रुका हुआ सांस भरा और काफी गहरा सांस भरा। कितने प्यारे लग रहे हो ना, ऐसे नर्म पुरसुकून। वो उसके पास बैठी, उसके दोनों अतराफ हाथ टिकाए उस पर झुकाई। तुम खोलो मुझे। उससे गुस्से भरी आंखों से अपने बंधे जिस्म की तरफ इशारा दिया। हैं? क्या कहा? मैंने सुना नहीं। उससे मुस्कुराहट जब्त करते कान उसके टेप लगे मुंह की तरफ करती उसकी बेबस हालत पर महसूस हो रही थी। मर जाओ, दफा हो। वो बेख्तियार चीखा, आंखें मूंद दिया। तभी खुद पर साया पाकर उसे झट से आंखें खुली। वो मुस्कुराती आंखों से उसके सर की दोनों तरफ हाथ टिकाती उसकी पेशानी पर बिखरे बालों पर फूंक मारी और झुककर वहां अपने लब रखे। बुरहान की तो जैसे चलती सांसें रुक गईं। धड़कनों ने इस अनोखे अंदाज पर धड़कने से इनकार कर दिया। वो बगैर पल के झपकाए उसे देखता रहा। खुश किस्मत हो जो मैंने तुम्हें चुना है, बेवकूफ़ एसपी। उसकी दुखती सांसें बुरहान को अपने चेहरे पर बहुत अच्छी लग रही थीं और वो जानबूझकर उसकी सांसों का वक्फा खत्म होने पर सांसें लेने लगा। पर उसका बेवकूफ़ कहना बहुत बुरा लगा। तभी गुस्से से घूरने लगा। मुस्कान ने हंस से उसके मुंह से टेप हटाई और वो खुलकर सांस ले रहा था। ये बात अलग थी कि ये सांसें उसकी सांसों को खींच रही थीं। तुम इतनी बेरहम लड़की होगी, मैंने सोचा नहीं था। अब जल्दी खोलो मुझे। कोई किसी की इस तरह सांसें बंद करता है? मैं करती हूँ, कहकर वो खिलखिलाई। क्या था उसकी खिलखिलाहट में? गरूर, सफाकियत, अनोखा सरूर। खोलो मुझे। यार, सुबह से बंधा हुआ हूं, कुछ बाजू का रहम कर लो। वो मिनतों पर उतर आया। मुस्कान को भी शायद उस पर तरस आया था। तभी अपनी उंगली उसके बाजू पर रखते बुरहान की पहली आंखें देखकर वहां जोर दिया कि वो बिलबिला उठा। बेरहम दिल जला डाला। दर्द से उससे आंखें मीच ली। तभी मुस्कुराते उससे बाजू से खोले और फिर जेब से कीस निकालकर उसके हाथ आजाद करती दुपट्टा निकालकर पाँव खोलने लगी। चलो तैयारी करो, शॉपिंग पर जाना है। अपने बाजू से निकलते खून को रुई से साफ करके उसे गुस्से से कहा और मुंह के बल तकिए पर गिर गया। मुस्कान उसे सोते देखकर कंधे उचकाती उसकी कमर पर सर टिका कर लेट गई। तुम क्यों मर रही हो? आज आने वाली नजरों से देखते बुरहान ने घूरा। क्योंकि तुम मर रहे हो और मैंने तय किया है जब तुम मरोगे तब मैं मरूंगी। पर याद रहे, पहले तुम्हें मारकर, क्योंकि मुझे तुम पर जरा बराबर भरोसा नहीं। ऐसा ना हो मुझे मारकर खुद पीछे ऐश करो। वो मुंह बनाए बोली। तभी झटके से बुरहान ने मुस्कुराते करवट बदली। मुस्कान का सर सीधा उससे पीठ पर गिरा और उससे उसके बाजू से पकड़कर खींचते अपने हजार में झगड़ा। बड़ा शौक है तुम्हें मेरे साथ मरने जीने का। वो तंसिया काट से बोला। शौक नहीं, मोहब्बत है तुमसे एसपी। इस लड़की को तुमसे मोहब्बत है जिसके हसूल के लिए कई आलम के दर पर भिखारी बन चुके हैं। इस लड़की को तुमसे मोहब्बत है जिसके नाम से अच्छे अच्छे डरते हैं। वो मुस्कुराती उसके गले में बाजू डालती बोली। बुरहान हंस पड़ा। कौन बेवकूफ डरता होगा तुम्हारे नाम से? मैंने तो आज तक किसी को मुस्कान नाम से डरते नहीं सुना। वो तमस्सर उड़ा रहा था। तो तुम्हें किससे कहा मुस्कान से डरते हैं? लोगों के लिए सिर्फ मिस्सी काफी है। मिस्सी लेडी बॉस। उसकी बात पर बुरहान की आंखें खुल गईं। उसे पाकिस्तान में तो नहीं, अलबत्ता दूसरे ममालिक में मिस्सी लेडी बॉस की अटैक न्यूज़ काफ़ी सुनी थी। और अब वो शशर था अपने हसार में पड़ी लड़की को देखकर। उससे गेटअप तो उसका न्यूज़ में देखा था। ब्लैक मार्क्स, सुनहरी दराज पोनी में जकड़े बाल, स्याह फुल लिबास में। और अब उसकी मुस्कुराती आंखों को देख रहा था। क्यों करती हो ये सब? वो भी इतनी दूर जाकर। डर नहीं लगता मौत इज्जत का? वो हैरत से पूछने लगा। सही नाम ही काफ़ी है इज्जत की रखवाली के लिए। जब सुनते हैं ना उसकी बंदी है तो रूह कहाँ उठती है। और फिर क्या उसके पास रहने वाली लड़की अपनी इज्जत यूं ही हथेली पर लेके निकलेगी?
इंसान के वजूद की ये जो 206 हड्डियां हैं ना, इन सबको तोड़ने का फन रखती हूँ। गर्दन कहाँ से काटनी है, आसान तरीका कौन सा है, जल्दी मारना है तो क्या करना पड़ेगा, सब हिफ्स है। और मैं 1 सेकंड में सामने वाले की गलीज आंखें सुबह निकाल सकती हूँ इन उंगलियों से। वो बुरहान की आंखों और लबों को छूकर बोली। मेरी ख्वाहिश कभी ऐसी जीवन साथी की नहीं रही। मैं सादा और सीधी लड़की चाहता था। सब सुनने के बाद बुरहान ने झटके से उसे पीछे फेंका। वो तो आज तक उसे मुस्कान नाम से जानता था। मिस्सी के तो कई वाक़ये सुनकर वो खुद झुर्रियाँ ले उठता था। कितनी बेरहम होती थी वो। कई लड़कियों के टुकड़े उससे देखे थे वो झूठ के, और मीडिया पर मिस्सी लेडी बॉस का नाम हो रहा था। तब वो उसे कोई सीरियल किलर समझता था, क्योंकि ऐसे बड़े शहरों में अक्सर पाए जाते हैं। और उसे क्या मालूम था, उसकी जीवन साथी ही। मैं तुम्हारी ख्वाहिश की पाबंद नहीं एसपी। उसे पीछे धकेलने पर मुस्कान गुस्से से बोली। रहना भी मत, क्योंकि बड़ा अजियतनाक है वो एहसास जब हम किसी दूसरे के पाबंद हो जाते हैं। यहाँ तो मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी निभा रही हो। अपना ड्रेस निकालते वो चबा चबा कर कह रहा था। हाँ तो मैं हूँ खुदगर्ज, और बता रही हूँ, अगर मेरी खुदगर्जी में टांग अड़ाई तो जीना हराम कर दूंगी तुम्हारे खानदान का। वो बेड पर लेटे बोली। बुरहान गहरा सांस भर कर रह गया। अच्छा सुनो, ये गज़ल कौन है? सरसरी लहजे में बुरहान ने रुख उसकी तरफ किया। ये भी तो मशहूर था, अपने दिमाग से अंडरवर्ल्ड का टेक्नोलॉजी कीड़ा, जो एक चिप से इंसानी अज़ा की डिटेल तो कंप्यूटर पर शो कर देगा, पर उन सब की फितरत की तरह ही वो अज़ा बाहर भी ला कर रख देता था। गज़ल, मिस्सी, अलिफ, ये तीनों रोपोश थे अभी तक। एक तो सामने आ गई थी, वो थी अब ये दोनों। गज़ल लो, संभालो इसे। एकदम ही बगैर दरवाज़ा नोकिए दांत उससे से अंदर दाखिल हुआ और मुस्कान के साथ फेरी को रखा। अलबत्ता उसे सर्द नसों से घूरना नहीं भूला। जबकि बुरहान दांत की इस कदर गुस्साख अंदाज में आमद और आंखों के तासुरात देखकर टटक गया। उससे फौरन मुस्कान के समेत देखा, पर वो मुस्कुरा रही थी। सॉरी भाई, मैं वो फेरी के रोने पर। अपना रुख बुरहान के समेत करते वो माजरत करता वहां से निकल गया। ये तो शुक्र था कि वो वक्त पर फेरी को देने आ गया था, जो ये सब सुन लिया। वरना क्या होता इस बेवकूफ़ लड़की की वजह से। काम बनने से पहले उसका भाई उसे पहचान लेता, और फिर सब कुछ बर्बाद। मुस्कान के कंधे उचकाकर अनजान बनने पर बुरहान सारी सोचों को साइड पर महफूज रखते फ्रेश होकर उन्हें लेकर वहां से निकला। आसिया बेगम तो नूर को जाने पर रोकती रह गई, पर उससे किसी की नहीं सुनी और उसे भी साथ ले आया। मेरी छोटी सी गुड़िया का ड्रेस भाई पसंद करेगा, क्यों नूर? वो नूर के खूबसूरत चेहरे को देखता बोला। अब वो क्या कहती, खामोशी से सर हिला गई। अलबत्ता घर पर अलग से सारे कपड़े दाद की पसंद और पैसे के रखे थे। बाबा, मेरा और मामा का भी आप पसंद करें। तेरी ने झट से फरमाइश की। बुरहान ने लापरवाही से शॉपिंग मॉल में दाखिल होती मुस्कान को देखा, जिसका मुंह बबल होने की वजह से हिल रहा था। ज़रूर। उसने सर हिलाया। पीले और मेहरून इम्तिजाज कलर खूबसूरत नगीनों से सजा, जिस पर गोल्ड के सितारों का नफीस सा काम था। उससे हाथों महंगा लहंगा नूरू लैन के लिए लिया था। 7 डायमंड्स की ज्वेलरी और खूबसूरत से हील लेकर दी उसे। वो देखकर बहुत खुश हुई थी और बुरहान की लाजवाब चॉइस को सराहा भी था। मुस्कान ने भी मुस्कुरा कर सर हिलाया कि उसे पसंद आई। जब बुरहान ने कहा तुम्हें ऐसे लेकर दूँ, तो नखवत से सर झटक गई कि उससे ऐसे भारी कपड़े नहीं पहने जाते। फेरी की शॉपिंग दोनों ने मिलकर की थी, अपनी अपनी पसंद से। उसके पास हर फंक्शन के हिसाब से 2-2 सूट थे, और तय पाया था कि टाइम के हिसाब से पहनेगी। नूर उनकी नोक-झोंक पर मुसलसल मुस्कुरा रही थी, तो कभी हैरत से दोनों को देखती। तो फिर तुम कौन से कपड़े पहनोगी? वो उसके सामने आधा कड़ी नसों से घूरने लगा। मुस्कान ने लापरवाही से कंधे उचकाए। यही जो पहनती हूँ। उससे अपने लिबास की तरफ इशारा दिलवाया, जहाँ ग्रे पर ब्लैक नफीस सी कढ़ाई वाली शर्ट ट्राउजर पहना था और गले में स्कार्फ के साथ ब्लैक जैकेट अजीब सा पहना हुआ था। बुरहान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल मुंह मत खोलना, जुबान काट दूंगा। और जो मैं पसंद करूंगा, अगर तुमने वो नहीं पहने तो मैं शहरीन को गिफ्ट कर दूंगा। उससे धमकाया। मुस्कान ने दांत पीस कर उसे देखा। बाहर आ जाओ स्वामी, वरना बहुत पछताओगे। और अगर उसे देना है तो सफ़ेद देना, क्योंकि शायद तुम्हारी मौत के शौक में पहने। वो गुस्से से कहती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वो आगे बढ़ना चाहती थी कि बुरहान ने झटके से उसकी कलाई पकड़ी और अपने बराबर कर लिया। और फिर वो चुप थी। शायद उसकी धमकी काम आ गई थी कि वो अपने लिए शर्ट सीख रही थी,
जबकि बुरहान उसके लिए ड्रेसेस पसंद कर रहा था। काफ़ी देर शॉपिंग में वक्त गुजारने के बाद वो उन्हें लेकर एक खूबसूरत पुरसुकून माहौल के रेस्टोरेंट में लाया, जहाँ अरमान ने पहले ही टेबल बुक करवा ली थी। बहुत खुशगवार माहौल में डिनर करते वो वापसी के लिए रवाना हुए। नूर बाहर के रास्तों को देखती रही। फेरी उसकी गोद में सर रख के लेटी हुई थी, जबकि बुरहान और मुस्कान के दरमियान परसों किसी माला बाई की कोर्ट में सुनवाई वाली बात ज़ेरे बहस थी। वो घर आए थे। बरकी कुमकुमों से सजे घर को देखकर महबूब रह गए और बुरहान बेसाख्ता दाद की तैयारियों पर हंसा। नूर चीम सी गई बुरहान की मायनी है हंसी पर। और दाद कितना पागल था, कैसे पागलों की तरह तैयारियां कर रहा था, बगैर किसी शर्म झीम के सबकी छेड़छाड़ सुनता। और उसका यही जुमला था, जैसे जिंदगी एक बार नसीब होती है, वैसे ही शादी एक बार ही तो होती है, और इसमें शर्म झींकने रहे फिर रहने दो मियाँ। मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करना चाहता हूँ। बुरहान ने उसका सर मोहब्बत शफकत से थपथपाया। उसका चेहरा तमतमा उठा। बेसाख्ता ही सब कुछ वहीं छोड़कर उसे अंधाधुंध दौड़ लगाई और फिर रूम में ही आकर दम लिया। इतनी देर कर दी, मैं तो कब का इंतजार में ही रहा यार। वो जो डोर बंद किए उससे पीठ टिकाकर भागने से भूली सांसें बहाल कर दी। बुरहान और मुस्कान का कहका याद किए मुस्कुराई ही थी कि कान के पास से गंभीर सरगोशी हुई। उससे झट से अपनी आंखें खोली। चीख लबों से गूंजती दूसरे पल दाद ने सरसनिश करती नजरों से देखते उसके लबों पर उंगली रखती। इतनी बेमुरव्वत हो, एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि मैं भी चल लूँ साथ। उसके लबों से उंगली हटाए माथे पर बिखरे बाल संवारे और आहिस्ता से कान के पीछे किए। वो सांस रोककर उसे हैरत से देखने लगी। तुम यहाँ? अपने कान से उसका हाथ झटक कर वो वहां से कतरा कर निकलने लगी कि दाद ने उसके दोनों अतराफ हाथ रखकर उससे कह दिया कि उसकी रूह लरस उठी। हाँ, मैं यहाँ, क्योंकि तुम सारा दिन मुझसे छुपती भी रही थी, तो मैंने सोचा अपना मुबारक चेहरा खुद दिखाने चलाऊं। तुम तो शर्म से सामने आने से रही। उसके गाल उंगलियों से छूकर वो शरारतों पर रमाता था। दाद जाओ यहाँ से, ताई अम्मी नाराज होंगी। वो खुद पर अपनी कैफियत पर सब करती कतरा कर बोली, पर उसने जैसे सुना नहीं, बल्कि झटके से उसके सर के पीछे हाथ टिकाए दरवाजे पर उसे अपने हसार में ले लिया। नूर शशर हरासा उससे देखती रही। एक इतनी सी तो हो, ऊपर से यूं आंखें फैलाकर मुझे देखती हो, दिल करता है खा जाऊं तुम्हें। वो उसके कान की तरफ झुका सरगोशाना बोल रहा था। नूर उसके रफ्ता रफ्ता कम होते फासलों पर इफ़्फ़त हफ़्की से घूरती, सुर्ख चेहरे के साथ उसके सीने पर दोनों हाथ रखे फासला कायम करने की नाकाम कोशिशें करने लगी। प्लीज़ दाद, कल मायूं है। वो एकदम मुंह मोड़ते भराई आवाज़ से मिनमिनाई। दाद ने मुस्कुराते हुए उसकी भूली सुर्ख गुस्सार पर लब रखे। वो यूं उसकी गुस्साखी पर मरते मरते बची, लहरा कर गिर जाती कि पर वक्त दाद ने उसे अपने हसार में संभाला। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मेरे कपड़ों के अलावा किसी के मत पहनना, वरना जायज़ हक रखता हूँ। समझ तो गई होगी मेरी बोनी। वो बहुत मायने हेजी से कह रहा था। नूर उसके पुरहिद्दत भरे हसार में चींपी सिमटी सरे ला गई। बहुत फर्माबरदार हो। और सुनो, जूतियां जरा हल्के वाली लो यार, ऐसी ले रही हो मेरी कमर दर्द करने लग जाती है। वो मुंह बनाकर बोला कि नूर ने हैरत से सुना और फिर जो समझ आया कि खिला उठी। तब एहसास हुआ जब दाद ने उसे हसार में जरा ऊपर उठाए सीने में भींच लिया। दाद छोड़ो, उससे कसमसा कर जान छुड़वानी चाहिए। छोड़ रहा हूँ, पर कुछ नादानियां कर ले फिर। उसे गहरी नसों से देखते वो बोला। नूर का मानो सांस रुक गया। वो कानों की लो तक सर्द सुर्ख पड़ गई। मजाक कर रहा था यार, छोड़ रहा हूँ। उसे रोने को तैयार देखकर दाद ने उसे आज़ाद किया। वो झटके से उसे घूरती भागकर बाथरूम में बंद हो गई। दाद उसकी रफ्तार पर बुगलाया हैरतज़दा किसी जिन की तरह सामने से गायब होता देखता रह गया और फिर बेसाख्ता सर खुजाते हंसा। कहाँ जाओगी बोनी, मेरे पास ही आना है। आप नाराज तो नहीं है ना सिम्मी जी? आलम के जाने पर सिम्मी जब हूर को सोते हुए देखकर वापस नीचे आ रही थी कि अचानक जिम से पसीना साफ किए निकलता आरिफ उसके रास्ते में आ गया। वो बौखलाई, फिर उसे पसीने से भीगी शर्ट देखकर सटपटाई। दूसरे पल उसकी बातों का सोचती गुस्से से घूरकर दूसरी तरफ जाने लगी। देखो दिमाग से आ रही, मैंने तुम्हारी इन वाहियात हरकतों का आलम से जिक्र कर दिया तो लाते मारकर बाहर निकालेगा। इसलिए अपनी जिंदगी के लिए बेहतरी चाहते हो तो बाज आ जाओ। वो गुस्से से तुंद और तीखे लहजे में कहती आगे बढ़ गई। आरिफ की नजरों के सामने तो बस उसके सूट की हमरंग ब्लू चूड़ियां घूम रही थीं।
क्या अलअंदाज है अलगुस्से का मेरी अलमासूम सिम्मी जी। ठंडी आह भरता भागता उसके पीछे आया। देखिए, लात मैं सह लूंगा, पर अब आप बस यूं ही मुझ पर गुस्सा करती रहा करें। उसके हम खत्म होते हुए इल्तिजाइया बोला। सिमी का दिमाग घूम गया और वो रुकी और गुस्से की तपिश से सुर्ख चेहरे से उसे देखने लगी। वैसे आपको मालूम है आप 200 साल जिएंगी। वो खुशी से चहक कर बोला और थोड़ी से गर्दन का पसीना साफ किया। कैसे? वो पूछकर लब भींच गई, उसके लबों पर खिलती शरारत भरी मुस्कुराहट देखकर। क्योंकि मैं अभी जिम में आपके बारे में 2 बातें सोच रहा था कि आप सामने आ गई। इससे आप 2 साल लंबी जिंदगी मेरे साथ गुजारेंगी। उससे खुशी से बताया। सिमी ने सबसे गहरा सांस भरा। वो अब तक उसका मजाक झेलती आई थी, पर अब हद से सवा था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी ये बकवास। देखो बेटे तुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अस्तगफिरुल्लाह। नाउजुबिल्ला। अल्लाह माफी। वल्लाह क्या बोल रही हैं सिम्मी जी आप। सीधा लाते मार लें पर ये तो ना कहें आप मेरे जज्बों की नाकदरी कर रही हैं। मुझे आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं। वो दहल कर इस सफ्तार पर बुकलाया बोला कि सिमी का दिमाग झुंझला गया। चटाख। तुम एक बदतमीज लड़की हो, सुधर जाओ वरना मैं सच में आलम को बता दूंगी। उसकी उम्मीद के बदले आज भी चौंका मिला था। वो महबूब सा उसकी पुश को देखता रह गया। होश तब आया जब मोबाइल रिंग हुआ। क्या मारती है जालिम। पर माने या ना माने, प्यार तो आपको है मुझसे सिम्मी जी, वरना मेरे एक दफ़ा ख्वाहिश करने पर आप मुझे यूं मोहब्बत से आरी ना कहकर पुकार दी। गुनगुनाता वो तौलिया लहराए अंदर की समेत पड़ा। मुझे एक काम से जाना है, मैं जाऊं? रमशा हूर के सोने पर आरिफ से पूछने लगी। कहाँ जाना है? आरिफ ने घूरा। वो गड़बड़ा गई। कुछ शॉपिंग करनी है पर्सनल। उसे हिचकिचाहट के बाद झिझकते कहा। वो लब भींच गया। ओके, लिस्ट बना दो, मिल जाएंगी। वो उसकी वीरान ओशन नीली आंखों में देखता बोला। रमशा ने नजरें चुरा ली। मुझे खुद अपनी चीजें लेनी है, आप इजाजत दें मुझे। अब की बार वो झुंझलाकर गुस्से से बोली। और अगर मैं इजाज़त ना दूं तो? उसका हठधर्मी भरा लहजा आरिफ को गुस्सा दिला गया। तभी तेज समस्या भरी नजरों से घूरते आबरू उठाई। रमशा ने हरासा होकर उस सरम मिजाज वाले हंसी मुस्कुराते शख्स के यकसर बदले तासुरात देखे थे। कदम पीछे लिए। आरिफ भी शायद उसकी नीली फैली आंखों की नमी देख चुका था, तभी खुद को अलामत की। अच्छा रुको, जाओ पर मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ जाएगा। तुम अपनी गाड़ी में नहीं हमारी गाड़ी में जाओगी। उससे कदरे नरम लहजे पर वो खुद को संभालती सही आ गई, वरना आलम के एक बार फिर इनकार ने उसे तोड़ दिया था। उसने सोचा था अगर आलम जैसा शख्स उसकी ज़िंदगी में आएगा तो हर गम ख़त्म हो जाएगा, पर शायद अभी बहुत असीदें लिखी थी। बचपन में एक्सीडेंट में माँ बाप का छोड़ जाना, फिर मामी मामा की इग्नोरेंस, अपने बच्चों पर तवज्जो और उसका अकेले अकेले चुप कर खुद कर जीना। फिर ऐसे ही डॉक्टर की तालीम लेती। वो अपनी वीरान जिंदगी में गुम थी कि जिंदगी में जैसे बाहर से आ गई जब नसरें बेसाख्ता उस मगरूर बेनियाज पूरी आंखों वाले दराज कामत बॉडी बिल्डर साहिर आलम को देखा था। कानों में लगे ब्लूटूथ पर मध्यम आवाज से बातें करता आसपास के माहौल से लापरवाह बेनियाज अपने सहरंगेज शख्सियत से अनजान जॉगिंग करता उसके दिल की तारों को छेड़ गया। जिंदगी जैसे गुनगुना उठी। उसके गिर्द तितलियां घूम गईं, पर जल्द ही उस पर ओस पड़ गई। जब उस इंसान ने उसे आंखें निकालने का कहा था, वो उससे भी गुरेज ना करती, पर फिर उसका गायब हो जाना, जॉगिंग पर अरसा आना और एक दिन उसे शॉपिंग मॉल में खूबसूरत गैर मामूली हुस्न की मालिक धान पान से लड़की के साथ उसके नखरे उठाते देखा था। तभी जिंदगी में पहली बार दिल चाहा था सुसाइड कर ले। वैसे भी पीछे था कौन? उसका रोने वाला कोई भी तो नहीं था। मामा मामी और उनकी नखरेली बेटियां थीं जो खुश होती अगर वो सुसाइड कर ले, क्योंकि फिर तो उसकी जायदाद उनके नाम हो जाती। बायक वक्त उसे अपनी बदकिस्मती बदनसीबी पर बहुत रोना आया। वो आरिफ को साकिट छोड़कर मुंह पर हाथ रखती वहां से भाग गई, जबकि वो पीछे। अरे ओए बहन, डॉक्टर नहीं करता रह गया। मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है वहां से कुछ भी सबूत हासिल करना। रमशा ने परेशानी से पास खड़े से आके अपनी मौजूद बुरहान को कहा। उसे तेज नजरों से घूरा। तो फिर क्यों आई थी मेरे पास कि मेरी मदद करोगी पीस के खिलाफ सबूत हासिल करने में? मैंने तुम्हें उसके हॉस्पिटल में जॉब दिलाई जहां से वो अपनी बीवी बहन के लिए डॉक्टर्स बुलाता है, और तुम उसके घर में बसेरा पाकर अब मुकर रही हो मिस रमशा। वो नीचे लहजे में घुराया, वरना बस नहीं चल रहा था।
इतने करीब आकर उस लड़की के धोखेबाजी पर उसे शूट कर दे। देखो, मैंने पूरी कोशिश की, पर कुछ नहीं कर पाई। बस इतना मालूम पड़ गया है कि 20 कोई और नहीं, साहिर आलिम ही है और कोई गैंग का आदमी था पहले, पर अब उसे वो मारना चाहता है। कोई कहर ज़मान भी है, शायद रईस ज़ुमान नाम से जाना जाता है। उसे डरते-डरते इतने दिनों में हासिल की गई साई के अलावा मालूमात बुरहान तक पहुँचाईं। वो चौंक गया। रईस जमान। उसके दिमाग में धमाका हुआ और रईस ज़मान की मीटिंग याद आई, जब वो हुरलैन को ब्लाइंड ब्यूटी कहकर बुला रहा था। फिर उस पर अटैक। किंग। क्या ब्लैक किंग? उससे दहशतगर्द का नाम लिया। हाँ, वही ब्लैक किंग नाम है पूरा। रमशा अपनी मतलूबा चीज़ें लेती सर हिला गई। साहिर का उस दहशतगर्द से क्या ताल्लुक? और अगर उससे ताल्लुक है तो हुरुलैन का उनसे क्या ताल्लुक? वो उलझ गया पूरा, तभी कुछ भी कहे बगैर वहां से निकलता चला गया। रमशा उसके यूं चले जाने पर शशर खड़ी रह गई। कहीं ये सब जानकर और एसपी की मदद करके मैंने अपनी मौत को खुद तो दावत नहीं दे दी। होप से सफ़ेद पर्दी वो सोचने लगी। उसके हाथ पाँव साइड का सोचते लर्जिश करने लगे। उससे रात के दूसरे पैर इत्फाक से साइड की हुराहट सुनी थी, ऑफिस से कुछ फासले खड़ी होकर, जबकि वो दूसरी तरफ किसी को मौत से वार्न कर रहा था। तब उसे नाम लिया था 20 का, यानी अपना हवाला दिया था, लेकिन की मौत का भी कहा था। चलो मैडम, बहुत देर हो गई है। अभी वो अपना कुछ सोच भी नहीं पाई थी कि एकदम आरिफ का भेजा हुआ आदमी उसकी शॉपिंग बैग्स उठाए, खुद पेमेंट करता, उससे आगे चलने का इशारा दिया। वो डर गई, जानती थी उसके पास गन मौजूद है। अगर उससे कोई भी होशियारी दिखाई या मशकूक हुई तो ज़रूर उसका काम तमाम कर देगा। तभी खामोशी से आगे चलकर गाड़ी में बैठ गई और उस आदमी ने बैग्स उसके पास सीट पर रखे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठा, गाड़ी लॉक करते ही स्टार्ट की। वो कड़वा खून भर कर रह गई। मुझे मुस्कान ने बताया आरिफ। दांत ने गहरा सांस भरते कहा। सही बताया है। उसकी चलती लैपटॉप पर उंगलियां लम्हे भर को साकित हुई थीं। फिर से उसे रफ्तार से चलने लगी। शहद रंग आंखें पल को सिकुड़ी। वो फौरन अपनी जगह से उठा। ऑफिस के मुख्तलिफ दीवार की स्क्रीन की वजह से सुबह जैसी रोशनी फैली हुई थी। एक दीवार की स्क्रीन पर मुख्तलिफ डिवाइस शो हो रहे थे। उससे अपनी मेक की गई चिप मतलूबा जगह पर फिक्स की। उसके अंदर मिशन में गायब होते ही वापस जगह पर बैठते तेजी से उंगलियां चलाने लगा। तभी उस दीवार की स्क्रीन पर चिप का फॉल्ट शो हुआ कि क्यों उसकी चिप रुकावट कर रही थी मकसद में। मतलब फिर से रीमेक करना पड़ेगा? वो उस फॉल्ट से अखज़ करता बड़बड़ाया। क्या? दाद ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं। तुम बताओ, डिस्टर्ब करने की वजह? वो गहरा सांस भरता पूरे ऑफिस पर नसें घुमाने लगा, जहाँ उसकी ज़रूरियात की हर चीज़ मौजूद थी। ये एक बड़ा रूम था, जहाँ एक साइड सईद की टेबल और फाइल्स रखी थीं, तो कई जगह के मैप रखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ आरिफ, अंडरवर्ल्ड गजर, सईद का मेन पर्सन, जो उसे ऐसी चिप डिवाइस बनाकर देता था कि उसे लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो ऐसा बंदा था जिसका दिमाग एक मशीन के हिसाब से चलता था। उसकी ये खासियत किसी और ने नहीं, अलबत्ता सईद आलिम ने ज़रूर पहचान ली थी। हाँ, ये वही आरिफ था जो किंग के महल में बाथरूम और रात गुजारने के बाद उनके बिस्तरे और रूम साफ करता था। उसकी सलाहियत, उसकी जहानत, उसकी शहद रंग आंखें बयान करती थीं। जब वो कुछ यूं आंखें सुकेड़ कर देखता, जैसे मुकाबिल के अंदर नसें उतर जाएं। जिस तरह मिसी लेडी बॉस के ख्वाहिशमंद गई थे किंग के लिए, वैसे ही गजल टेक्नोलॉजी के माहिरीन बंदा हर गैंग को चाहिए था। और उन सब का बीस्ट उसे हासिल करना या हाथ मिलाना नामुमकिन था। पर ब्लैक किंग हार नहीं मानने वाला था। जिस तरह उसका भेजा पैगाम सामान ने डर से साइड तक नहीं पहुंचाया था, किंग के गजब में आ गया था कि उसे ब्लाइंड ब्यूटी और बीस्ट वापस चाहिए किसी भी हाल में। आरिफ ने गजल नाम अंडरवर्ल्ड में खुद तजवीज़ किया था। अलिफ तो था ही अलिफ, उसकी पहचान वही थी। जहाँ बीस्ट नहीं वहाँ अलिफ, और जहाँ अलिफ नहीं वहाँ गजल। मिस्सी उन लड़कियों को हैंडल करने के काम आती थी, उन लड़कियों की जो लड़कियां कहलवाने के लायक नहीं होती थीं। उनके रास्ते में सिर्फ मर्द ही नहीं, बुराई में लड़कियां भी कई जगह पर अपना अहम किरदार अदा कर रही थीं और कई गैंग का मेन हिस्सा होती थीं। इसलिए उन्होंने मिस्सी लेडी बॉस को वजूद में लाए। असल गैंग के मेन बंदे सिर्फ गजल, मिस्सी, साहिर थे। अलिफ किंग के हाथ में तक उनका हिस्सा था। इस खेल में सईद आलम का राइट हैंड। जब किंग का खात्मा हो जाएगा तब ये टीम सिर्फ सईद आलम
आरिफ और मुस्कान तक रह जाएगी और बैग पर मौजूद उनके गैंग अलिफ को फिर अपने दूसरे मिशन पर चले जाना था और गज़ल पीस के राइट हैंड की जगह वापस आ जाता। ये तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने की एक चाल थी कि असल पीस का राइट हैंड कौन है, अलिफ या गज़ल? तुम जानते हो समिया आलम का पास्ट? दाद ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ, क्योंकि वहाँ वो भी आया था जब समिया को कैद से निकाला गया था। देखो दाऊद, मैंने जहाँ अपनी आधी ज़िंदगी गुजारी थी वहाँ मेरे नज़दीक जिस्म का खेल खेलना, कबीरा होना और इस बाबत सोचकर अपना नफ़ा नुकसान देखना एक किस्म की हवस है। मुझे अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजारनी है एक जीवन साथी के साथ। और क्या कमी है समिया जी में? वो एक हाफ़िज़ कुरान पाक है, 5 वक्त नमाजी है। मैं सोचता हूँ हकीर सा वजूद रखने वाला एक कोठे वाली का बेटा जिसकी किस्मत यूँ चमकेगी कि अल्लाह उसके दिल में इस प्यारी बंदी के जज्बात डालेगा। मैं सोचकर अपनी खुशबख्ती पर शशतर हूँ। जितना खुद पे नाज करूँ, खुश हूँ, सजदे करूँ कम है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपनी बीती ज़िंदगी कहाँ गुजारी। मुझे सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि मेरा दिल बस उसे चाहता है। और मैंने सुना है कि हाफ़िज़ कुरान बंदा बंदी जिस घर में होना, ना सिर्फ उस घर पर अल्लाह की रहमत होगी बल्कि उस मोहल्ले पर उसकी बरकत बरसेगी। तो बस मैं भी इसी किस्म की लालच में आकर उसे इंतहाई खुद के करीब कर देना चाहता हूँ। एक ही सांस में कहते उसने अलिफ को सांस लेने का मौका दिए बिना कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसे मिस्सी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो यूं उसके जज्बात सब पर आया करके सिमी को सबकी नज़रों में लाएगी। उसका मूड बेहद खराब हो गया कि वहीं सब काम छोड़कर बाहर निकल आया। हालांकि उसका इरादा उस चिप का फॉल्ट ख़त्म करने का था। वो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप मेक कर रहा था जो कितना बेवसी महल हो, उस चिप को किसी इलेक्ट्रॉनिक जगह पर फिट करने से उस महल का सारा नक्शा स्क्रीन पर शो करेगा। बाहर आया तो नज़रें सामने तस्वीर पलटी सिमी पर पड़ी। शायद जोहर की नमाज के बाद की तस्वीर पड़ रही थी। वो खुलकर मुस्कुराया, चेहरे आंखों में जैसे बाहर उतर आई। ये उसकी नज़रों की आँच ही थी कि सिमी के माथे पर सिलवटें नुमादार हुई। अलबत्ता उसे देखने से गुरेज कर रही थी क्योंकि वो उसकी शहद रंग आंखों के जज्बात से बौखला ही तो गई थी। खाने में क्या खाएंगी? वो सर झटकता नरमी से पूछने लगा। लहजे में उसके लिए अकीदत, मोहब्बत, इज्जत थी। मैंने खाना बना दिया है, शुक्रिया। एक पल की खामोशी के बाद वो बोली, जिसे सुनकर आरिफ खिल उठा। वल्लाह शुक्र किसी के नर्म हाथों का खाना तो मिला, वरना आलम के हाथों का खा खा कर अब दिल खराब होता जा रहा था। वो चहक कर ये बोलता किचन के समेत भागा। सिमी सिर्फ उसकी पूछ को घूरती रही। एहसान फरामोश, भाई इतने थके होने के बाद भी इतने ज़बरदस्त खाने बना कर देता है और नवाब को खिलाता है, और इसके शिकवे। वो सोच कर रह गई। वापस अपनी तस्वीर की जाने मतवज्जा हो गई क्योंकि फारिग उससे बैठा नहीं जाता था। कभी हुरुलैन की बाल संवारती तो कभी उसकी जिद पर उसे मजबूर होकर अपनी बनी बनाई कहानियां सुनाती कि आखिर में चुमाइयाँ लेती, मुंह बनाकर कहती कि आपसे तो आलम अच्छी कहानियां सुनाता है। सिमी अपने भाई के हाल पर हंस पड़ती, फिर रमशा को उसे कहानियां सुनाने का कहती कि उसकी मोहब्बत वाली कहानियां और के दिल को छू जाती, और झेंपी शर्माई से पूरी कहानी सुनती जब तक सिमी और रमशा का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता उसकी रंगत देखकर। आरिफ लहक चहक कर अरबी लैंग्वेज में कोई याद किया गाना गुनगुनाता जिसके माने से वो खुद लाइल था। टेबल पर लजीज खाना लगाकर खुशबू सूंघता ठंडी आहें भर रहा था। सिमी नफ़ी में साहिल लाती रह गई। और डॉक्टरनी साहिबा, ज़रा हुरुलैन को तो ले आए। उसने जोर से आंख लगाई। रमशा सुनती साहिल आकर गार्डन की जाने बढ़ गई क्योंकि कुछ देर पहले वो उसे वहीं छोड़कर आई थी। वो अब हुरुलैन से कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो जान गई थी कि उस इंसान ने ना होते हुए भी अपनी बीवी पर पूरी नजर रखी हुई थी। पर उसे अब अपनी जिंदगी का सोचना था या अपनी किस्मत का। आज मायूं की रस्म थी। हर तरफ शोर शराबा था। मुस्कुराहटे कह के चूड़ियों की खनक ने फिजा में सहर फूंक दिया था। सफ़ेद शेरवानी में मलबूस, गले में हल्दी रंग मफलर पहने, अपनी दराज कामत समेत शरारतों और खिलखिलाहटों से सबकी आंखों में चमक रहा था। लड़कियों को नूर की किस्मत पर रक्श आने लगा तो कोई हसद की आग में चल रहा था। काफ़ी आसिया बेगम को सुनाने लगी कि उस औरत की बेटी को बहू बना लिया जिसे सारी उम्र गैर मर्दों से दातें वसूल की थी। उनके बीच रही एक। बहरहाल उन्हें दुख था। आसिया बेगम ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी, वो भी ऐसी लड़कियों से जिनका ना आगे कोई था ना पीछे। ये बात आसिया बेगम को झुलसा गई कि ये उनके ही अल्फाज से जो उन्हें पलट कर मिल रहे थे कि आज उनके सामने उनकी बहू को ये सब सुना रहे थे। फिर क्या था?
देखने वाले रूम में देखते रहे। जब आसिया बेगम उन पर चढ़ थोड़ी ये कैद तक कह दिया, अगर इतनी ही चुभ रही है तो शक्ल दफ़ा करें। पर ये मत भूलें कि उनकी बहू कोई ऐसी वैसी नहीं, उनके देवर की बेटी है, अलवी ख़ानदान की बेटी है। पता नहीं किस जज़्बे से वो सब भूल गई कि नूर सुनती, साकित उन्हें देखती रह गई। वो उलझ गई कि कौन-सा रूप है ताई अम्मी का, कभी बिल्कुल अनजान बनी नफ़रत के तीर बरसाती, तो कभी बिल्कुल अपनी सगी माँ बन जाती। पर आज अपने बेटे की खुशी में वो कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। उन्होंने बहुत ख्वाब देखे थे इस दिन के, वो कभी उन्हें ख़राब नहीं करना चाहती थी, ना ही अपने बेटे को नाखुश। कमाल साहब खुश थे कि चलो उनके भाई की एक बेटी को उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ में ले लिया। कुछ मुँह दिखाने के लायक तो बने अपने भाई के। वहीं अपने बेटे की खुशी पर वो इंतहाई खुश थे। हाँ, बुरहान ने गलत किया था और उसे यूँ हठधर्म देखकर वो कोई ज़ोर नहीं दे रहे थे मुस्कान को निकालने का, क्योंकि इस लिहाज से उन्हें अपने बेटे को खोना पड़ जाता जो हरगिज़ नहीं चाहेंगे वो दाद के लाए सूट में मलबूस थी, हल्दी कलर का इंतहाई खूबसूरत घेरेदार लहंगा जिस पर ब्लैक और वाइट कढ़ाई थी और उसमें लगे नगीने सितारे। वो लहंगा काफ़ी भारी था और उस पर कई कई मेहनत इंतहाई महंगे महीनों पर मुश्तमिल। बॉर्डर पर सोने की तारें और नगीने सजे थे डिज़ाइन से, जिनकी चमक आंखों में चुभ रही थी। हर कोई महबूद था उसके कपड़ों को देखता। नूर बहुत पहली बार देखकर महबूद रह गई थी। उससे हाथों से छुआ था कि हकीकत में ये लहंगा उसका है। साथ ही खूबसूरत हील्स, फूलों की ज्वेलरी जिसमें गोल्डन की सजावट थी। ब्यूटिशियन के पहुंचने पर उसे वो खूबसूरत सा लहंगा पहनने को भेजा गया। नूर शर्म दुख से कट गई कि ये उससे बड़ा होगा, और वो तब साकित रह गई जब उसकी फिटिंग और हाइट का था। कहीं वो बहुत खुश हुई थी और उसी खुशी में मगन थी। ब्यूटिशियन ने उसका मेकअप किया और फूलों की ज्वेलरी पहनाई। आसिया बेगम ने देखते उसे माशाल्लाह कहते सदका उतारा। उसके स्याह खूबसूरत बालों के डिज़ाइन बनाए आके रखे थे और उनमें छोटे छोटे सुर्ख पीले फूल लगाए उसके हुस्न में चार चांद लगा दिए। भी उसे मुस्कुराता देखकर मुतमईन थी कि चलो वो खुश है, उन्हें और क्या चाहिए। भारी दुपट्टा सर पर सजाए, उस पर जालीदार घूंघट डाला गया। अचानक से उसे घबराहट हुई, उसे जैसे किसी अपने की ज़रूरत थी। इस पल कोई दिल के बेहद करीब रिश्ते की, जैसे हुरुलैन सोचकर आंखें भीग गईं। अरे आसिया, वो तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? खानदान की एक औरत ने तमस्सुर से पूछा, मुस्कुराहट छुपाकर। उसके बावजूद दबी दबी हंसी बिखर गई।